पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म और उसके पार्ट 2 में आपका वेलकम है। पार्ट 1 में हम बात कर चुके हैं मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म और उसके फीचर्स क्या हैं, यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम में क्या डिफरेंस है और दो तरह के फेडरेशंस कौन से होते हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किए गए हैं। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कौन सी बातें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है अगर उसमें हम देखें तो फेडरल वर्ड यूज़ नहीं किया इंडिया के लिए, उसको यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। लेकिन फिर भी जो भी फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स हैं वो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। दैट्स वाई इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री। जो भी प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union government or what we call the central government, representing the Union of India and the state government. हमारे इंडिया में दो तरह की गवर्नमेंट, सबसे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय दो तरह की गवर्नमेंट थी, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। बाद में एक तीसरा टियर जो है, तीसरा स्तर वो भी जोड़ा गया गवर्नमेंट का, जो कि लोकल गवर्नमेंट कहलाती है इन द फॉर्म ऑफ पंचायत और म्यूनिसपैलिटीज़। उसके बारे में भी हम अभी पढ़ेंगे। और इनका जो जुरिस्डिक्शन है उनका सबका अलग अलग है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और फेडरलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि पावर शेयरिंग होती है। पावर शेयरिंग किस में होती है? सेंट्रल अथॉरिटी और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंट यूनिट्स होती है उसके बीच में। तो अब हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से ये पावर डिवीज़न किया है। इसके लिए 3 लिस्ट बनी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट लिस्ट को कहते हैं यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब हम देखते हैं कि इन लिस्ट्स के ज़रिए कैसे पावर का डिवीज़न हुआ है। यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये जो सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग और कम्युनिकेशन, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है, ये हमारे पूरे नेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में कौन बनाएगा रूल्स रेगुलेशंस? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। नाम से लग रहा है स्टेट लिस्ट है, तो ये स्टेट्स के लिए है। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड लोकल इम्पोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर और एजुकेशन। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये स्टेट्स लिस्ट में आते हैं और इस पर स्टेट लिस्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। अब तीसरी लिस्ट की बात करते हैं, दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ये जो थर्ड लिस्ट है इसमें ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के भी काम के हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी काम के हैं, उनके भी इम्पोर्टेंस के, दोनों के इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन यानी कि उत्तराधिकार, ये जो ऐसे मामले हैं इसमें बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन इन द लिस्ट। दोनों ही तरह की गवर्नमेंट, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, इस पर रूल्स बना सकती है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि एक ही सब्जेक्ट पर दोनों के जो रूल्स हों वो कॉन्ट्राडिक्टरी हों, यानी कि एक दूसरे के खिलाफ हो, विरोधाभासी हो। तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इफ़ देयर लॉज कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। अगर ऐसा कोई सिचुएशन बनती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और
कानून बना दे उसी सब्जेक्ट पर और उसके उल्टा स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो ऐसी कंडीशन में सेंटर का जो रूल है वो प्रिवेल करेगा, उसको माना जाएगा। अब ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस समय की बात है, तब से लेकर काफ़ी समय गुजर गया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो अवेयर थे इस बात को लेकर के कि जो भी सब्जेक्ट्स उन्होंने डिवाइड किए हैं इन 3 लिस्ट में, उसके अलावा भी हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स और हों जो आगे आने वाले फ्यूचर में राइज हों, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए इनको बताया रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, यानी कि बचे हुए अवशिष्ट शक्तियाँ, और इनके ऊपर रूल्स बनाने का जो दायित्व है वो यूनियन गवर्नमेंट को दिया गया, ये पावर उनको दी गई, तो इसको बोलते हैं रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके अलावा और कुछ डिफरेंट प्रोविज़न्स और क्या हैं जो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ने किए हैं फेडरलिज्म को एग्जीक्यूट करने के लिए। देयर आर सम एरियाज विच आर too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state। हमारे इंडिया में कुछ प्लेस ऐसे भी हैं जो बहुत छोटे हैं और वो इंडिपेंडेंट स्टेट की कैटेगरी में नहीं आते, उनको ये स्टेटस नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ ये भी है कि उनको हम किसी दूसरे स्टेट में मर्ज भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप, या फिर हम दिल्ली की बात करें जो हमारी कैपिटल है, इनको हम स्टेट नहीं कहते, इन्हें हम यूनियन टेरिटरीज़ कहते हैं। दिस टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट, और इन टेरिटरीज़ के पास जो एक नॉर्मल स्टेट की पावर्स होती है वो पावर इनके पास नहीं होती। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेशल पावर्स इन रनिंग दिस एरियाज़, और इन एरियाज़ को रन करने के लिए, चलाने के लिए, इन पर शासन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को स्पेशल पावर होती है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी किया गया है कि जो पावर शेयरिंग की गई है, जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह डिवाइड किए गए हैं, उसमें कोई भी चेंज करना आसान नहीं है। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट खुद अपने से ये चेंजेस नहीं कर सकती कि वो किसी सब्जेक्ट को निकाल के सब स्टेट में डाल दे या स्टेट वाले सब्जेक्ट को सेंटर में ले ले, वो अपने से ये काम नहीं कर सकती पार्लियामेंट अकेली। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस। हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो दोनों से उसको पास होना चाहिए विथ एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, और वो भी 2/3 मेजोरिटी के साथ। फिर उसके बाद then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states। इस समय इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, तो आधे से ज़्यादा स्टेट जो है वो उन अमेंडमेंट्स को, उन चेंजेस को जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस ने पास किए हैं, अगर वो उसको सपोर्ट करते हैं तो ही वो बन पाएगा, हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। द जुडिशरी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures। और जुडिशरी का ये काम है कि वो ये देखे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजंस बनाए हैं, प्रोसीजर दिया है, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। और जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट हैं, उनको ये पावर दी गई है कि वो अपनी एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए जो भी वो टैक्स वगैरह हैं वो लगा सकते हैं। चलिए अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। मेंशन द सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट लिस्ट, विच सब्जेक्ट्स आर कवर्ड इन कॉन्करेंट लिस्ट, हु मेक्स रूल्स ऑन द सब्जेक्ट गिवन इन अ कॉन्करेंट लिस्ट, what are residuary powers, what are union territories, what are the requirements to change the power sharing arrangements between center and states। अब इसमें एक बात और मेंशन करना चाहूँगा मैं कि हमारी बुक में JNK जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 दिया हुआ है, लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि ये जो स्टेटस है इसका ये 2019 में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी पार्लियामेंट ने हटा दिया है, तो अब वो जम्मू एंड कश्मीर नाम का स्टेट भी अब एग्जिस्ट नहीं करता है।
उसके बजाय वो 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बँट चुका है, JNK और लद्दाख। तो वो जो वहाँ पर आर्टिकल 370 को लेकर के जो स्पेशल राइट्स या पावर्स या जो प्रोविज़न्स किए गए थे वो हट चुके हैं। इसलिए हालांकि बुक में वो दिए गए हैं, लेकिन अभी उनकी वो एग्जिस्टेंस में नहीं है, इसलिए मैंने उनकी चर्चा आपके सामने नहीं की है। चलिए, इसके बाद हम आगे का हिस्सा नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देखने और सुनने के लिए।